सबसे बड़ी, सबसे महंगी और सबसे अच्छी मूवी सिर्फ दो ही स्टूडियो बनाती है। पहला मार्वल, जिसे एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आयरन मैन, स्पाइडरमैन और कैप्टन अमेरिका जैसे हीरोज हैं। दूसरा डीसी, जिसे डिटेक्टिव कॉमिक के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे कि मार्वल और डीसी में कौन सबसे ज़्यादा कमाई करता है और कौन सबसे ज़्यादा फेमस स्टूडियो है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो अगर आप भी मार्वल या डीसी के फ़ैन हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मार्वल कॉमिक्स की शुरुआत 1939 में टाइमली पब्लिकेशंस नाम से हुई थी। पहले इसका नाम टाइमली कॉमिक्स था, जिसमें ह्यूमन टॉर्च और सबमैरिनर जैसे पहले सुपर हीरोज दिखाया गया। फिर 1961 में मार्वल नाम के साथ नए सुपर हीरोज आए, जैसे स्पाइडरमैन, आयरन मैन, एक्स-मैन और फैंटास्टिक फोर। स्टैन ली, जैक किर्बी और स्टीव डिट्को जैसे रचनाकारों ने मिलकर कई शानदार कैरेक्टर्स बनाए, जिनसे मार्वल को दुनिया भर में बहुत फेमस कर दिया। सिल्वर एज में मार्वल ने अवेंजर्स और एक्स-मैन जैसी टीमें बनाई। इस समय मार्वल ने कैरेक्टर्स को और भी अच्छा बनाने पर ध्यान दिया, जो किसी न किसी रूप में इंसानों के आई समस्याओं से जूझते थे। ये मार्वल कॉमिक्स के विकास में एक महत्वपूर्ण समय था। 1990 के दशक में मार्वल को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। इस समय मार्वल ने कई प्रमुख कैरेक्टर्स के अधिकार फिल्म स्टूडियोज को बेच दिए, जैसे कि स्पाइडरमैन सोनी को और एक्स-मैन फॉक्स को। इसके बाद मार्वल ने धीरे धीरे अपनी कॉमिक्स को फिर से लोकप्रिय बनाना शुरू किया और अपनी खुद की फिल्मों पर ध्यान देने का फैसला किया। 2008 में मार्वल स्टूडियोज ने आयरन मैन फिल्म के साथ एमसीयू की शुरुआत की। इस फिल्म ने बहुत सफलता हासिल की और इसके बाद मार्वल ने थॉर, कैप्टन अमेरिका और अवेंजर्स जैसी फिल्में बनाई। एमसीयू का पहला बड़ा सीरीज 2012 की द अवेंजर्स फिल्म के साथ पूरा हुआ, जिसमें कई सुपर हीरोज एक साथ आए। इसके बाद थैनोस के साथ इन्फिनिटी सागा में बड़े इवेंट्स दिखाए गए, जो एवेंजर्स एंड गेम 2019 में समाप्त हुआ। 2009 में डिज्नी ने मार्वल एंटरटेनमेंट को खरीद लिया। डिज्नी ने मार्वल को और भी बड़े स्तर पर पेश किया और इसके साथ ही थीम पार्क, टीवी शो और फिल्मों में विस्तार किया। डिज्नी के साथ मार्वल ने ब्लैक पैंथर, कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन जैसी नई फिल्मों को भी सफलता दिलाई। डिज्नी प्लस के माध्यम से मार्वल ने वेब सीरीज की शुरुआत की, जैसे कि वांडा विजन, लोकी और हॉकी। अब डिज्नी के साथ मार्वल नए फेज यानी फेज 4 और आगे की फिल्में और टीवी शोज बना रहा है। इसके तहत नए सुपर हीरोज और मल्टीवर्स जैसी नई कहानियों को पेश किया जा रहा है। एवेंजर्स, सीक्रेट वॉर्स और कांग डायनेस्टी जैसे नए इवेंट्स प्लान किए गए हैं, जिससे मार्वल यूनिवर्स और भी विशाल बनने की उम्मीद है। मुझे मार्वल में सबसे ज्यादा आयरन मैन पसंद है, जिसने अपने आराम की दुनिया छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू कर दिया। आयरन मैन की कॉमिक टाइमिंग, एटीट्यूड और अच्छाई मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मुझे डीसी से ज्यादा मार्वल पसंद है। आपको क्या अच्छा लगता है, मार्वल या फिर डीसी? कमेंट में बताओ। डीसी का फुल फॉर्म है डिटेक्टिव कॉमिक है। डीसी कॉमिक्स की शुरुआत 1934 में मल्कम व्हीलर निकोलसन ने की थी। पहले डीसी ने नेशनल एलीट पब्लिकेशन नाम से कॉमिक्स पब्लिश की, जिसमें पहली बार सुपरमैन को 1938 में पेश किया गया। इसके बाद बैटमैन 1939 और वंडर वुमन 1941 जैसे आइकॉनिक पात्र आए, जो डीसी यूनिवर्स की पहचान बन। 1989 में वार्नर ब्रदर्स ने डीसी कॉमिक्स को खरीदा और इसके साथ ही डीसी ने फिल्मों और टीवी में भी अपना विस्तार किया। इस समय बैटमैन और सुपरमैन पर बनी फिल्मों ने डीसी को और फेमस कर दिया। डीसी ने 2013 में मैन ऑफ स्टील फिल्म के साथ अपने फिल्म यूनिवर्स डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स या डीसीयू की शुरुआत की। इसके बाद बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, वंडर वुमन, एक्वामैन और जस्टिस लीग जैसी फिल्में आईं। इस दौर में फिल्मों के साथ डीसी ने अपनी कॉमिक्स में भी बड़े बदलाव किए, जैसे न्यू 52 और डीसी रीबर्थ। 2022 में डीसी को एक नया मालिक मिला, जब वार्नर मीडिया का डिस्कवरी के साथ विलय हुआ और वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी कंपनी बन गई। इसके बाद कंपनी ने डीसी यूनिवर्स को एक नए रूप में पेश करने की योजना बनाई। अब जेम्स गन और पीटर सफ्रान को डीसी यूनिवर्स का क्रिएटिव हेड बनाया गया है। वे अब डीसी की फिल्मों, टीवी शोज और कॉमिक्स को एक नए ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे डीसी के पात्रों की कहानी को एक नए दृष्टिकोण से दिखाने की कोशिश की जा रही है। नए मैनेजमेंट के तहत डीसी ने कई नई फिल्मों की योजना बनाई है। इसके तहत नई बैटमैन फिल्में, सुपरमैन फिल्में और कई अन्य प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। इसका उद्देश्य है डीसी यूनिवर्स को अधिक संगठित और सुसंगत बनाना, ताकि दर्शकों को एक नए और आधुनिक रूप में डीसी के पात्र देखने को मिले। मार्वल और डीसी दोनों ही बहुत कॉमिक्स कंपनियां हैं, जिनकी सुपर हीरो कहानियां और कैरेक्टर्स ने दुनिया भर में फेम हासिल की है। इनके बीच कुछ बड़े बड़े फर्क हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से बहुत अलग बनाते हैं। आइए इन पर आराम से बात करते हैं। 1. कैरेक्टर्स का स्टाइल। डीसी
डीसी के कैरेक्टर्स आमतौर पर अधिक पावरफुल और गॉड लाइक होती है। गॉड लाइक यानी गॉड की ताकत, जैसे मार्वल में थॉर के पास होते हैं, जैसे कि सुपरमैन, वंडर वुमन और एक्वामैन। ये अक्सर सामान्य इंसानों से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं और अपनी दुनिया के रक्षक के रूप में देखे जाते हैं। डीसी के पात्रों की कहानियां अधिक गहरी, गंभीर और डार्क होती हैं। मार्वल के कैरेक्टर्स में मानवीय भावनाएं और समस्याएं अधिक देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका। ये कैरेक्टर्स अपनी निजी और सामाजिक समस्याओं का सामना करते हुए सुपर हीरो की जिंदगी जीते हैं, जो इन्हें दर्शकों के करीब लाता है। दो दुनिया और सेटिंग डीसी के पात्र काल्पनिक शहरों में रहते हैं, जैसे गॉथम सिटी, बैटमैन, मेट्रोपोलिस, सुपरमैन और सेंट्रल सिटी, फ्लैश। इन काल्पनिक स्थानों के कारण डीसी यूनिवर्स कुछ हद तक एक अलग और काल्पनिक दुनिया जैसा लगता है। मार्वल के कैरेक्टर्स ज्यादातर असली शहरों में रहते हैं, खासकर न्यूयॉर्क सिटी में। इसके कारण मार्वल की कहानियों को ज्यादा सच्चाई और दर्शकों के करीब माना जाता है, क्योंकि वे असली दुनिया में होते हुए महसूस होते हैं। 3. सुपर हीरो टीम्स डीसी में जस्टिस लीग मैन टीम है, जिसमें सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश और एक्वामैन जैसे शक्तिशाली सुपर हीरो शामिल हैं। ये टीम डीसी की सबसे ताकतवर सुपर हीरो टीम है। मार्वल में अवेंजर्स, एक्समैन और फैंटास्टिक फोर जैसी कई टीम्स हैं। अवेंजर्स में कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर और हल्क जैसे सुपर हीरो शामिल होते हैं। मार्वल की टीम्स अक्सर आपसी मतभेदों और व्यक्तिगत संघर्षों के साथ दिखाई जाती हैं। 4. कॉमिक्स और फिल्मों का टोन डीसी की कहानियों का टोन बहुत सीरियस और डार्क होता है। फिल्मों में भी डीसी ने इस गहराई को बनाए रखा है, जैसे द डार्क नाइट और बैटमैन वर्सेस सुपरमैन। मार्वल की कहानियों में हंसी, मजाक और हल्कापन देखने को मिलता है। मार्वल की फिल्मों में एक्शन के साथ साथ हल्के फुल्के संवाद और हास्य भी होता है, जो दर्शकों को ज्यादा आकर्षित करता है, जैसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और स्पाइडरमैन। 5. फिल्म यूनिवर्स का विकास डीसी का फिल्म यूनिवर्स DCU 2013 में मैन ऑफ स्टील से शुरू हुआ। हालांकि डीसी की फिल्मों ने मार्वल जितनी सफलता नहीं पाई, लेकिन उनके पास कुछ फेमस स्टैंडअलोन फिल्में हैं, जैसे जोकर और द बैटमैन। मार्वल ने 2008 में आयरन मैन से अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स MCU की शुरुआत की और इसे बहुत ही सफल बनाया। एवेंजर्स और इन्फिनिटी सागा जैसे बड़े इवेंट्स के साथ मार्वल ने एक मजबूत और जुड़े हुए यूनिवर्स का निर्माण किया, जो लगातार बढ़कर रहा है। 6. नई कहानियों और मल्टीवर्स का प्रयोग डीसी में मल्टीवर्स की अवधारणा बहुत पुरानी है और उन्होंने इसका इस्तेमाल क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स जैसी कॉमिक्स में किया है। डीसी ने मल्टीवर्स को दिखाने के लिए कई बार अपनी कहानियों को रिब्यूट भी किया है। मार्वल भी अब मल्टीवर्स को अपने यूनिवर्स में ला रहा है। हाल की फिल्मों और सीरीज जैसे स्पाइडरमैन, नो वे होम और डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में मल्टीवर्स को दिखाया गया है, जो दर्शकों के लिए रोमांचक है। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमें फॉलो करें।